हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल विशाल वर्क्स में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ DFCCIL के LP की वैकेंसी के रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। बहुत से लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसमें क्या होगी, क्या ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या केवल डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ही होगी। उसके बाद बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या होगा, है ना। तो इन्हीं सब के बारे में और भी कुछ जानेंगे। पे स्केल वगैरह क्या होता है, DFC में क्या पे स्केल है उनका, और मैंने पिछली बार एक कैप्टन भी बताया था, तो कैप्टन के बारे में LP इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि जो अभी जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम होने वाली है तो उससे रिलेटेड अभी कोई भी नया अपडेट मेरे पास नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन एक हिंट देना चाहूँगा कि अब आप लोगों के पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। अब आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, डेली एक सेट बनाइए, ठीक है, टेस्ट दीजिए। क्योंकि जहाँ तक भी मुझे पता चला कि आपको जस्ट मतलब 15 से 20 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम की डेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक। अक्टूबर फर्स्ट वीक का चांस बहुत कम है, मान के चलिए कि आपका सितंबर लास्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी अगर मुझे जैसे ही अपडेट मिलेगी अगर कोई, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि DFCCIL ने जुलाई 2020 में एक सर्कुलर निकाली थी जिसमें 2768 पोस्ट के लिए भर्ती की बात की गई थी, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के लिए 245 पोस्ट, फिर लोको पायलट यानी LP के लिए 245 पोस्ट, और फिर बात करें तो लोको इंस्पेक्टर यानी LI के लिए 86 पोस्ट, और फिर क्रू कंट्रोलर के लिए 70 पोस्ट की वैकेंसी की बात की गई थी, यानी टोटल 2768 पोस्ट हुए। उसमें भी आपको बता दें कि इमीडिएट एब्जॉर्प्शन पे आपको 245 पोस्ट के लिए ALP के लिए और 245 पोस्ट लोको पायलट के लिए इंडियन रेलवे से एब्जॉर्प्शन पे उसमें भर्ती निकालने के लिए बात की गई थी। लेकिन अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इमीडिएट एब्जॉर्प्शन का उसमें दिया गया था कि 245 यानी कि 490 पोस्ट 490 पोस्ट की उनकी रिक्वायरमेंट थी इमीडिएट। लेकिन अभी तक जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी वो उसके लिए अभी तक उन्होंने DFC ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ALP की वैकेंसी कब तक आने वाली है, जो LP की ओपन वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं उसका पे स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था पोस्ट वाइज जैसे जैसे मैंने वैकेंसी बताई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 1306 पोस्ट, फिर लोको पायलट 1306 पोस्ट, लोको इंस्पेक्टर 86, क्रू कंट्रोलर 70, यानी टोटल 2768 पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप लोग बात करें तो हम यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं जो मैंने बताई थी 245 ALP के लिए और 245 लोको पायलट के लिए जो है वो डेपुटेशन या एब्जॉर्प्शन पे इंडियन रेलवेज से होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पे स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं पहले पे स्ट्रक्चर ये कैसे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ N5, N6, N7, E0 और E1 ये नाम दिया हुआ है। तो ये है जो एक्चुअली वो लेवल है, ठीक है। आपको N1 से स्टार्ट होता है और N1 से N4 तक आपको वो दूसरे पोस्ट हो गया। फिर यहाँ ALP जो हो गया वो N5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो N1 से लेके N7 तक एक क्लस्टर होता है, फिर वहाँ से क्लस्टर चेंज हो जाता है, E0 ये नया क्लस्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ N7 तक ये आपको जो N1 से लेके N7 तक हुए इस क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी जूनियर कैप्टन तक। यहाँ तक आपको डायरेक्ट हर 3-3 साल पर आप प्रमोशन करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको आगे देखने को मिलेगा कैसे वो होगा। तो यहाँ पे ये जान लीजिए, जो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ जो पे स्केल दिया हुआ है वो 25,000 से यानी 25,000 टू 68,000 स्टार्ट हो। ये 55,000 जो है यहाँ पे बेसिक पे है। बेसिक पे
25,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इस पर आपको अलाउंस, HRA, जो भी बास्केट अलाउंस, HRA वगैरह वगैरह जो भी मिलती है, DA वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूड करके आपको ग्रैंड टोटल सैलरी बनती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे केवल एक ही, मतलब कि आपको ये जो है, सॉरी, यहाँ पे केवल N5 लेवल के लिए ही ओपन रिक्वायरमेंट जो होगा वो होगा। ठीक है, यानी N5 से आप N6 प्रमोशन के थ्रू पहुँचेंगे। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था ना कि N5, N6, N7 जो दिया हुआ है, तो जो रिक्वायरमेंट होगी, जो वैकेंसी आएगी, वो केवल N5 के लिए आएगी। N5 से आप 3 साल के बाद प्रमोशन करके N6 में, फिर N6 से फिर N7 में, ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए सेम चीज़ वही दिखाया गया है जो मैंने बताया अभी। ये जो केवल N5 है, ALP N5 वाला जो पोस्ट है, वही जो होगी केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जाएगी। उसके बाद बाकी जो भी पोस्ट हैं आपको, चाहे वो सीनियर ALP हो या फिर जूनियर कैप्टन हो या सीनियर कैप्टन हो, ये सारी जो है वो 100% प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे कुछ बच्चों ने पूछा था, कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि सर ALP की जो वैकेंसी आएगी उसमें ITI भी रहेगा या नहीं रहेगा, या केवल डिप्लोमा वाला भरेंगे या फिर इंजीनियरिंग वाले डिग्री वाले भरेंगे। तो खासकर इसी के चलते मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि पहले से तो वीडियो बहुत सारी हैं ही ALP से रिलेटेड यूट्यूब पे, लेकिन हमको लगा कि लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने भी इस पर डिटेल से बना दिया। और कोशिश करूँगा कि बाकी लोगों से मेरी वीडियो बेहतर हो, अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। आपको ALP की वैकेंसी के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस ITI जिन्होंने किया होगा, जिनके पास मैट्रिकुलेशन और ITI की डिग्री होगी, वो भर सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप भी की होगी तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोर्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड जो दिया हुआ है, जो एमेचर एंड कॉयल वाइंडर्स है, फिर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिर फीटर है, हीट इंजन है, इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे टोटल मतलब कि आपको ट्रेड के नाम दिए हुए हैं। तो या तो इतने ट्रेड से आपने मैट्रिकुलेशन प्लस ITI की डिग्री रखी हो, या फिर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे कि क्या केवल डिप्लोमा और ITI वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप नोट में यहाँ पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिग्री इन एलिजिबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई है तो वो डिप्लोमा के बदले में वो भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे जो होगी वो मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो A1 कैटेगरी का होगा। ठीक है, A1 कैटेगरी के मेडिकल के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा, या फिर मेडिकल के भी ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ था कि जो या तो आपने पहले देख लिया होगा कि ALP के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद आपको हर 3 साल के एक्टिव सर्विस के बाद आप एलिजिबल होंगे N5 से N6 में जाने के लिए, फिर N6 से N7 में, N7 के बाद फिर E0 टू E1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रमोशन ऑफ लोको पायलट। ये कैसे होगा? ऐसे तो आप हर 3 साल पे एलिजिबल होंगे, लेकिन उसके पहले भी अगर यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि इन द इवेंचुअलिटी ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ लोको पायलट, अगर लोको पायलट की अनुपलब्धता हुई तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर के कंसीडर पे, यानी कि MD के कंसीडर करने पे वैसे लोको पायलट जिनकी सर्विस ईयर 2 साल के साथ साथ 60,000 किलोमीटर का ऑपरेटिंग का एक्सपीरियंस हो, वैसे लोको पायलट वो आपको E0 लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। उनका वो प्रमोशन हो सकता है, वो भी MD के कंसीडर पे। ठीक है, जो DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके कंसीडर करने पे वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशन इन्होंने दे रखा है, कंडीशंस दिया हुआ है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे इतने सारे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन है। देखिए, ये बात मैंने पहले ही बताया हुआ था
कि ये क्लस्टर होता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि N1 से लेके N7 तक एक क्लस्टर होता है, लेकिन यहाँ पे ALP के लिए क्लस्टर जो बनाया गया है वो N5 टू E1 तक का क्लस्टर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ये भी देख सकते हैं, मैंने बताया था कि हर 3 साल पे वो लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पे प्रमोशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लस्टर के अंदर ही, यानी N5 से N6 में आपको जाने के लिए, फिर N6 से N7 में जाने के लिए और E0 से E1 में जाने के लिए आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी 3 साल का जो APAR होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वो उसमें आपको मिनिमम 60% आपके पास होना चाहिए, तभी आप N5 से N6 में जा सकते हैं, या N6 से N7 में जा सकते हैं, या फिर E0 से E1 में जा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर क्लस्टर, यानी कि अगर N7 तो ये एक ये हो गया आपको, उसके बाद E0 फिर नया क्लस्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि N7 से आपको E0 में अगर जाना होगा तो फिर आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे तो आपको N5 से लेके और N7 तक कोई एग्ज़ाम नहीं थी, केवल आपके 3 साल के एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस पे पर ईयर आपको 10 मार्क्स मिलते हैं आपके APAR पे। ठीक है, और उसमें आपको जैसे हर तीन साल हुए, 3 साल में 30 मार्क्स हुए, तो 30 मार्क्स में आपके क्वालिफाइंग के लिए मतलब 18 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट ऊपर मोट हो जाएंगे। लेकिन N7 से E0 में फिर जाने के लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिटन टेस्ट एंड APAR। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको रिटन टेस्ट जो होगा वो 60 मार्क्स के लिए, और APAR जो होगा आपको 40 मार्क्स यहाँ APAR से मिलेंगे आपको। तो ऐसे करके आप वन क्लस्टर से अनदर क्लस्टर में जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रमोशन बियॉन्ड E1। यहाँ पे भी सेम वही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब जो मेन है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, कि रेलवे एम्प्लॉयज़ कौन से रेलवे एम्प्लॉयज़ DFCCL में आ सकते हैं। बहुत से रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं जो DFCCL की खूबियों को देखते हुए, यहाँ के फैसिलिटी को देखते हुए वो लोग अट्रैक्टिव, उनका अट्रैक्शन होता है। बहुत से लोग का मेरे पास कॉल भी आया, लोग मेल भी करते हैं, है ना। तो मतलब इसमें कौन से किस कैटेगरी के एम्प्लॉय इसमें आ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ वैसे एम्प्लॉई, इंडियन रेलवे के वैसे एम्प्लॉई जिनका ग्रेड पे 1900 से लेकर और 4200 तक के बीच में आते हों, यानी कि ALP के लिए वैसे एम्प्लॉई जिनका ग्रेड पे आपको 1900 हो और उनका पे स्केल 19,900 से 63,200 के बीच में हो, तो वैसे एम्प्लॉई ALP के लिए एलिजिबल हैं। फिर बात करते हैं सीनियर ALP, सीनियर लोको पायलट। तो वैसे एम्प्लॉई, वैसे रेलवे एम्प्लॉई, इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई जिनकी ग्रेड पे 1900 हो, लेकिन उनकी पे स्केल जो हो 19,900 से 63,200 हो, उसके साथ साथ वो 3 साल की उनकी यहाँ पे वो पूरा अपना वो सर्विस है, वो 3 साल यहाँ पे पूरा हो चुका है उनका सर्विस का, वो लोग इसके एलिजिबल होंगे। ALP के लिए देखिए 3 इयर्स जो पीरियड है वहाँ पे वो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सीनियर ALP के लिए आपको 3 इयर्स सर्विस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं जूनियर कैप्टन। तो जूनियर कैप्टन देखिए, मैंने पिछले वीडियो में शायद मैंने कैप्टन बोल दिया था, लेकिन कैप्टन यहाँ बोले तो सीनियर लोको पायलट के ऊपर की जो पोस्ट हुई, ठीक है, तो वो उसका यहाँ पे नाम जूनियर कैप्टन, फिर उसके ऊपर कैप्टन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कैप्टन जो होंगे, तो बात करते हैं कि वैसे एम्प्लॉयज़, वैसे इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज़ जिनकी ग्रेड पे 2400 हो और पे स्केल 25,500 से 8100 के बीच में हो, और वो लेवल 4 के एम्प्लॉय हो, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन एग्जीक्यूटिव लेवल के हो गए। ठीक है, E0 इनका क्लस्टर हो गया, पे स्केल इनका हो गया 30,000 टू 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं वैसे इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई जिनकी ग्रेड पे 4200 हो, यानी 4200 GP में के अंतर्गत आते हो, और वो लेवल 6 पे हो या फिर लेवल 4 पे हो, GP 2400 के साथ, उनको 60,000 किलोमीटर का फुट प्लेट का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, या तो वो लेवल 6 में हो 4200 GP के साथ, या फिर लेवल 4 में हो 2400 GP के साथ, लेकिन 60,000 किलोमीटर का फुट प्लेटिंग का उनका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिर सीनियर कैप्टन की बात करें तो सीनियर कैप्टन वैसे इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई
जिनकी जीपी 4200 जीपी में आते हो और लेवल 6 में हो, प्लस उनका 2 साल का मतलब उनका एक्टिव सर्विस भी हो, तो वैसे जो एम्प्लॉय होंगे वो सीनियर कैप्टन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यही था वीडियो। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वैसे अगर आपके कोई भी जानकारी में हो, आपके कोई भी रिलेटिव हो या फिर दोस्त कोई भी हो जो इंडियन रेलवे में अगर काम कर रहे हो और वो अगर आना चाहते हो, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।